अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, सोमालिया अफ्रीका का हॉर्न कह लें आप, एक सींग होता है ना बैल का, और तो अफ्रीका का हॉर्न है, उसके कॉर्नर पे ऐसे सोमालिया एक कंट्री है। लेकिन सोमालिया पिछले कई दशकों से एक टेररिस्टों का हब बना हुआ है। मोगादिशो कैपिटल है, और सोमालिया में आपको सारे क्रिमिनल्स मिलेंगे। मेजॉरिटी कहने को तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ पे किसी की वारलॉर्ड्स की हुकूमत है। वारलॉर्ड्स होते हैं जो अपने अपने इलाके पर रूल कर रहे हैं। ऐसे में सोमालिया पिछले 3 दशकों से तो डिवाइडेड है, कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। मोगादिशो जो कैपिटल है, वहाँ पे जाहिर है एक गवर्नमेंट बैठी है जिसको कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन उसका कंट्रोल बाकी 2 हिस्सों पे नहीं है। एक है पंतलैंड और एक है सोमालीलैंड। Became the first country on earth to formally recognize Somaliland as an independent state. Somaliland sits along the Gulf of Aden at the entrance to the Red Sea, a location so strategic that global shipping literally depends on it. While Somalia is internationally recognized as a state, it has been unstable for decades. It's a hotbed of Islamist, Al-Shabaab terrorism, of piracy and corruption. Somaliland, on the other hand, became independent in 1991, which is not recognized by anybody, has elections, it has civilian government, it has stability. It's a democracy. It's openly pro-West. Now, Somaliland, to sum up, is everything that Western nations say they want from Middle Eastern countries, but for 30 years, no one would recognize it until now. Israel became the first country on earth to formally recognize. सोमालीलैंड है ना, वो नॉर्थ का हिस्सा है, और उसके बिल्कुल सामने यमन का अदन पोर्ट लगती है। अदन एक हिस्टोरिक पोर्ट है यमन की, जहाँ पे इंडिया के भी ताजिर आते रहते थे, और अरब से भी जितना भी ताजिर इंडिया जाता था ना, तो वो अदन की पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए जाता था। उसके बिल्कुल सामने जिबूती है और सोमालीलैंड है। उसने 91 से आज़ादी का ऐलान किया हुआ है कि हम आज़ाद कंट्री हैं। इनकी अपनी कैबिनेट है, इनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपने मिनिस्टर हैं, इनका वो अपने इलाके में इनका रूल चलता है। ओके, दुनिया इनको एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, लेकिन वो इसी तरह एक फिर इसके बाद हिस्सा है जो वो पंतलैंड है, और इसके बाद जो बाकी का सोमालिया है जिसपे सोमालिया की गवर्नमेंट है। अब अचानक ये हुआ कि इजराइल ने, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हम इसको एज ए कंट्री एक्सेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। पहला कंट्री बना इजराइल जिसने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया। उसके बाद एक बड़ा तूफान आया, सारे तो नहीं, बहुत सारे कंट्री उसको कंडेम करने लगे कि ये क्या है और इस तरह नहीं होता, और ये आप जुल्म कर रहे हैं और सोमालिया को डिवाइड नहीं करने देंगे। और पब्लिसिटी ये भी होने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप भी शायद रिकॉग्नाइज कर ले। डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया कि भाई आप सोमालीलैंड को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसने कहा कि भाई साहब मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो उसको कहा कि वो सोमालीलैंड इतनी वाइटल जगह पे, और उसके बिल्कुल साथ जिबूती है जो कि बिल्कुल चिकन नेक पे बैठा है, जहाँ से दुनिया की 40% ट्रेड जा रही है ऑयल वगैरह की। तो जिबूती का टोटल पोर्ट है ना चाइना के हवाले है, और चाइना ने उसको एक तरह से मालिक बना हुआ है, खरीदा हुआ है ज़माने से। इतना कर्जा दिया हुआ है जिबूती को, अफ्रीका के कंट्री को, कि वो सब उसके कंट्रोल में है। तो डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि आपको सोमालीलैंड वाले वहाँ पे सी पोर्ट देने को तैयार हैं कि आप अपना नेवल बेस बना सकते हैं। तो वो एक तो चिकन नेक है, वहाँ से सारा रास्ता निकलता है ट्रेड का, बड़ा वाइटल है। दूसरा
उसके ज़रिए आप यमन के टेररिस्टों को भी कंट्रोल कर सकेंगे, सोमालिया के टेररिस्टों को भी कंट्रोल कर सकेंगे, सब कुछ। उसने कहा वेरी अट्रैक्टिव वो है, ऑफर है, लेकिन फिल वक्त हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब ओआईसी का इजलास हुआ। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसके 56-57 मेंबर हैं। ओआईसी एक ढकोसला है, क्योंकि मुसलमान कंट्रीज में अगर कोई पावर होती, कोई इस काबिल होते कि कुछ करने जोगा होते, तो बात है ना। है तो टके का कुछ नहीं, मोहताज कंट्रीज हैं सारे, चाहे कितने भी अमीर हों, डिपेंड तो वेस्ट के ऊपर ही कर रहे हैं, चाइना पे या रशिया पे कर रहे हैं। तो ओआईसी का इजलास हुआ, ओआईसी ने कंडेम किया। लेकिन भाई साहब, मसला ये है कि ओआईसी के इजलास में सिर्फ मेरा ख्याल है 16 या 17 कंट्री आए थे, बाकी कहाँ गए भाई। सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री जो है मुसलमानों का, इंडोनेशिया नहीं था। तीसरा बड़ा पॉपुलस कंट्री है जो मुसलमानों का, बांग्लादेश, वो नहीं था। अरब कंट्रीज में जीसीसी का इस वक्त सबसे बड़ा इख्तलाफ है। हालांकि ये जीसीसी यूरोपियन यूनियन की तरह हैं, बॉर्डर फ्री हैं, एक ही वीज़ा है, फलाने ढुमकाने, इसके बावजूद इस वक्त एक ऐसी टसल चल पड़ी है इमारात की और सऊदी अरब की। आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसे पहले कतर और सऊदी अरब की चल पड़ी थी, दोनों के रिलेशनशिप ख़त्म हो गए थे। हालांकि एक ही कौम है, एक ही ज़बान है, एक ही लिबास है, एक ही सारा कुछ है, ज़मीन मिलती है। काफ़ी अरसा कतर का बाइकआउट चलता रहा और फिर मामला ठीक हुए। अब इमारात और सऊदी अरब में आपस में ठन पड़ी है। इमारात अपना एक इंटरनेशनल जायंट बनने के लिए कोशिश कर रहा है। अरब कंट्रीज में इजराइल से सबसे ज़्यादा करीब इमारात है। इमारात के इजराइल से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं और सब कुछ है। और इमारात का सुनने में आ रहा है कि ये सोमाली लैंड को भी एक्सेप्ट कर लेगा। यमन में जो हूती और दूसरे 2-3 ग्रुप लड़ रहे हैं ना सऊदी अरब के साथ, उसमें से एक ग्रुप को इमारात सपोर्ट कर रहा है। और एक खबर आई थी कि इमारात के सपोर्टेड ग्रुप ने सऊदी अरब की कुछ चौकियों पे हमला किया, तो वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज के लोग बैठे थे, क्योंकि पाकिस्तान की भाड़े की फ़ौज हर जगह मौजूद होती है। तो सऊदी अरब को भाड़े की फ़ौज दी हुई है, तो कुछ सुना है कि 8-9 फ़ौजी मारे भी गए थे, जिसके जवाब में फिर सऊदी अरब ने इमारात के सपोर्टेड ग्रुप के ऊपर बमबारी की। तो एक तरह से इमारात और सऊदी अरब की आपस में चल पड़ी है। ओआईसी ने जो कंडेमनेशन किया, तो ओआईसी के कंडेमनेशन का ये नतीजा निकला कि मेजर कंट्रीज नहीं थे। बहरीन नहीं था, अगर जीसीसी की बात करें तो बहरीन और इमारात नहीं थे। नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो लीबिया और मोरक्को, ट्यूनीसिया नहीं थे। तो मेजर इस्लामिक कंट्रीज गायब थे। इंडोनेशिया नहीं था, मलेशिया नहीं था, सेंट्रल एशिया का एक भी कंट्री नहीं था, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह। तो फिर इसका मतलब कि मेजॉरिटी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इमारात के साथ है। अब पाकिस्तान जब आप बीच की 2 कश्तियों में सवार होते हैं ना, तो फिर आपका बाजा बजता है। जैसे चाइना अमेरिका की 2 कश्तियों में सवार होके अब चाइना भी गया है हाथ से और तकरीबन अमेरिका भी किया है। इसी तरह सऊदी अरब इमारात के बीच में भी ये फंसा है। अभी लीबिया के दौरे पे गया था आसिम मुनीर, तो लीबिया में भी 2 हिस्से हैं। एक गवर्नमेंट है ट्रिपोली में, जो कैपिटल है लीबिया का, और उसको यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। एक फील्ड मार्शल भाई साहब खलीफा, वो बिन गाजी में अपनी सरकार बना के बैठा है। अब वो जो ट्रिपोली वाला चीफ है वो सऊदी अरब वगैरह की सपोर्टेड है। वो अभी तुर्की में अंकरा के करीब उसका जहाज़ गिर गया और वो मर गया, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मेन लीबिया का। आसिम मुनीर जाता है वो लीबिया के बिन गाजी में, जहाँ जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती, और उसको $4 बिलियन के हथियार बेच के आ गया। किसके कहने पे? इमारात के कहने पे।
अब सऊदी अरब नाराज हो रहा है, दुनिया मुसलमानों की नाराज हो रही है पाकिस्तान से। अब आया ये मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान, उसने आके पाकिस्तान को कहा कि भाई लीबिया को भी बेचा है और इधर सोमाली लैंड पे भी मदद करो। अब पाकिस्तान कहाँ जाए, क्या करे? अजीज दोस्तों, मुसलमान कंट्रीज में काफ़ी बड़ी डिवीजन शुरू से है, लेकिन अभी अब जैसे we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace. Real peace. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. ये इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट, मतलब आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर इसने कहा था कि आप सबको इजराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए और गारंटी देनी चाहिए इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, जब भी आप यहाँ पे अमन ला सकते हैं। तो अजीज दोस्तों, मामलात हद से ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, स्पेशली इमारात जो कि यमन में, लीबिया में, सोमालिया में मुख्तलिफ जगहों पे अपना वो कर रहा है। सोमाली लैंड वाले बहुत खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि भाई हमारा आज़ादी का वक्त आ गया ये वो। हालांकि अभी बेचारों का आज़ादी का वक्त नहीं आया, अभी मैं समझता हूँ कि काफ़ी स्ट्रगल बाकी है इनकी। लेकिन इमारात जिस हिसाब से चल रहा है वो एक अपनी साइज के हिसाब से इमारात दुनिया के एक इम्पोर्टेंट कंट्री के सामने तौर पे सामने आया है, लीडरशिप है। मोहम्मद बिन सलमान अगर सऊदी अरब में एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, रिवॉल्यूशनरी लीडर कहूँगा मैं, जिसने सऊदी अरब में बड़ी रिवॉल्यूशन लाया है, इसी तरह मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान, इमारात का अबू धाबी का रूलर और इमारात का दुबई का रूलर, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये रिवॉल्यूशनरी लीडर्स हैं और ये अपना एक इम्प्रेशन दुनिया पे लगा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, तुर्की काफ़ी मुश्किल में आ गया है क्योंकि इज़राइल तुर्की से काफ़ी परेशान है, क्योंकि तुर्की का हमेशा डबल रोल रहा है, नेटो में भी रहता है और नेटो के मुखालिफों के साथ भी चलता है, रशिया से भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, रहता अमेरिका की गुड बुक में। अब अरबगान ने रशिया से न्यूक्लियर डील की है, तुर्की में न्यूक्लियर वो बनाने के लिए लंबी चौड़ी डील की है। इज़राइल को भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, सबसे ज़्यादा ट्रेड भी इज़राइल के साथ कर रहा है और इज़राइल के खिलाफ साजिशें भी करता है। तो अब इज़राइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिल के, क्योंकि आपको पता है साइप्रस का मसला भी कश्मीर जैसा है, जैसे कश्मीर भारत का है लेकिन उसके एक हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है इसी तरह साइप्रस ग्रीस का है लेकिन उसके एक हिस्से पे तुर्की ने कब्जा किया हुआ है। तो अब इज़राइल तुर्की के साथ एक नया खेल शुरू कर रहा है। 2500 फौजियों के साथ एक वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट्स के साथ वहाँ पे तुर्की के खिलाफ स्टेशन कर दिया है, एर्दोगान की नींदें उड़ा दी हैं। And Christians don't fare much better. When Bethlehem, the birthplace of Jesus, was under Israeli control, 80% of its residents were Christians. But since the PA took control, that number has dwindled to under 20%. These are the people you want to give a state to? अभी नेतन्याहू ने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और उसने कहा कि बेतलहम वो जगह है यरूशलेम के पास जहाँ जीसस पैदा हुआ था। बेतलहम इज़राइल ने कब्ज़ा किया हुआ था 1995 तक, और फिर क्लिंटन ने जो एग्रीमेंट कराया था, इज़ाक राबिन इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर था और यासिर अरफात, और इनको कंट्रोल दिया था फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक और गज़ा का। गज़ा में तो हमास को पाला इन्होंने, टेररिस्ट ने, और आज हाल देख लें गज़ा का क्या हुआ। और वेस्ट बैंक अभी भी फ़लस्तीनियों के कंट्रोल में है,
फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की वहाँ पर गवर्नमेंट है, महमूद अब्बास है वहाँ का चीफ। तो 95 में जब बैतलहम फ़लस्तीनियों के कंट्रोल में दिया गया तो वहाँ पे 80% क्रिश्चियन रहते थे, क्योंकि जीसस वहाँ पैदा हुए तो क्रिश्चियन मेजॉरिटी थे 80%। आज बैतलहम में 10% क्रिश्चियन है, 80% से 10% पे आ गए, क्योंकि मुसलमान जहाँ होगा वहाँ नॉन मुस्लिम सुकड़ता रहेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये सब आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। तो नेतन्याहू ने अभी स्पीच में कहा कि जब से फ़लस्तीनियों का कंट्रोल हुआ है 80% से 10% पे आ गए। तो अजीज़ दोस्तों, एक अजीब सा खेल इस रीजन में भी चल रहा है। इज़राइल, इमारात, अमेरिका डायरेक्टली इसमें इस वक्त ज़्यादा नहीं वो कर रहा। अभी सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा था कि अमेरिका को बहुत फ़िक्र हो रही है साउथ ईस्टर्न यमन के जो मामलात हैं, और ये है कि वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर सऊदी अरब और इमारात सपोर्टिव रोल अदा करें, क्योंकि इमारात और सऊदी अरब के कुछ क्लैश पॉइंट आ गए हैं और इस सिलसिले में एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। लेकिन ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए वक्ती तौर पे फ़ायदेमंद होती है, दोनों से माल बटोरेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Hello, greetings from Mogadishu, Somalia. Global attention is focused on the Horn of Africa after Israel's decision on December 26 to recognize Somaliland, a region that declared independence in 1991, but has never been recognized by the United Nations or by any country in the world. Here in Mogadishu, the move is seen as a direct challenge to Somalia's sovereignty and territorial integrity, and has been rejected by the federal government as illegal. Somalia officials warn the decision sets a dangerous precedent, risking fragmentation in other fragile states across Africa. Timing is critical. Somalia is rebuilding state institutions, reforming its security sector, and fighting the terrorist group Al-Shabaab, while also moving forward politically. On December 24, Mogadishu held historic local elections based on one person, one vote, a major step away from clan-based politics and a milestone in Somalia's political transition. International support has followed. The European Union, African Union, Arab League, and Organization of Islamic Cooperation have reaffirmed Somalia's unity and territorial integrity. The issue will be also discussed at an emergency UN Security Council meeting on December 29. For Mogadishu, the position remains unchanged. Somaliland is part of Somalia, and its future must be decided through Somali-led dialogue, not unilateral recognition. This case highlights a broader dilemma for the international community: how strategic interests interact with the principles of sovereignty and stability in one of Africa's most sensitive regions. Anastasia Lavrina, Bahruz Kadyrov, Ilkin Mehtiev, especially for A News from Mogadishu.